नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीसी में स्वागत है। आज तारीख है 27 सितंबर 2025 ईस्वी और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन करंट अफेयर का यह वीडियो होगा। कल बीपीएससी ने एक छोटा सा प्रेस नोट जारी किया जिसमें उसने बताया कि लगभग में कल शाम तक 9.7 लाख फॉर्म भरे जा चुके थे। कल रात तक लगभग में 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म सबमिट हो चुके हैं एईडीओ के एग्ज़ाम के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब से फॉर्म का पैसा कम किया गया, 100 रुपये किया गया है और बीपीएससी में एईडीओ का वैकेंसी निकला है, कुछ ज़्यादा ही लोग इसकी तरफ में बढ़ रहे हैं। 10 लाख फॉर्म गिरे हैं। अगर एग्ज़ाम मान लीजिए 50% भी देते हैं, जो कि 50% से ज़्यादा तो देंगे ही, बीपीएससी पीटी का रिज़ल्ट आ जाएगा तो बच्चे काफ़ी सारे हैं जो देंगे इसका एग्ज़ाम। तो अप्रॉक्स 6 से 7 लाख बच्चे तो मिनिमम बैठेंगे ही इस एग्ज़ाम में। एक दिन में तो मुझे नहीं लग रहा एग्ज़ाम संभव हो पाएगा। तो अगर आप एईडीओ के लिए सोच रहे हैं तो बहुत गहरे तरीके से सोचिएगा, सीरियसली सोचिएगा, क्योंकि यह जो है यह काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा इसमें, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होगा। इमेजिन नहीं किया होगा उस हद तक कंपटीशन जाएगा। एईडीओ के लिए डेली क्विज प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ मैं 4 तारीख से। क्विज जीएस के क्विज़ दूंगा मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए और 15 सेट दूंगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का आपको सॉल्व करने के लिए। तो जुड़िएगा, काफ़ी कम प्राइस में है। कल मैंने उसके बारे में जानकारी पोस्ट कर दिया था यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी, तो आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। ओके, देखिए आज का हेडलाइन क्या है। आंसर राइटिंग भी साथ में चल रहा है। तो जिनके भी पीटी एग्जामिनेशन में जनरल मेल के कट ऑफ का अगर लें, जनरल के कट ऑफ को लें सामान्य वर्ग का, तो 80 जा सकता है। 80 +- 2 मान करके आप चल सकते हैं, इसी के आसपास में कट ऑफ रहेगा। तो जिनके भी इसके हिसाब से नंबर आ रहे हैं, कृपया 1 घंटा भी बर्बाद मत कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि रिज़ल्ट आने तक इंतज़ार करते हैं उसके बाद तैयारी करेंगे। बिल्कुल ही गलत स्ट्रेटजी होगी आपकी। कृपया 1-1 मिनट को यूटिलाइज़ करते हुए मेंस के लिए पढ़ें, क्योंकि मेंस ही असल एग्जामिनेशन होता है। नहीं भी आ रहा है, अगर आपका बीपीएससी टारगेट है तो कृपया करके मेंस के लिए पढ़ें। टारगेट वाइज में, टॉपिक वाइज में आंसर राइटिंग करके, करंट अफेयर पर लिख करके, जीएस पर लिख करके गहराई से पढ़ें, सीरियसली लेकर के मेंस की तैयारी करें। ओके, जुड़िएगा। मेंस के लिए अगर जुड़ना हो तो अपने से भी कर सकते हैं, मेरे पास भी जुड़ सकते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, एनएसए लगा दिया गया है उन पर। अगर वो देशद्रोही हैं तो पता नहीं इस देश में देशभक्त कौन है। सोनम वांगचुक जो मांग कर रहे थे, दरअसल में बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही वो लिखा हुआ था कि जब लद्दाख में बीजेपी इलेक्शन में उतरी थी तो उसने अपने मैनिफेस्टो में लिख करके दिया था कि हम आपको 6 शेड्यूल दिलाएंगे, हम आपको स्टेट हुड का दर्जा दिलवाएंगे। 2019 ईस्वी में 3 मंत्रालय ने हरी झंडी भी दी थी इसको लेकर के कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की कल्चर और बाकी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है, ऐसा इस न्यूज़पेपर में कहा जा रहा है। तो इस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। उनको लेह से उठा करके जोधपुर भेज दिया गया है, राजस्थान जोधपुर उनको भेज दिया गया है और बहुत ही बड़े स्तर पर क्रैकडाउन किया जा रहा है वायलेंस के कारण से। ये बहुत पुराना पैटर्न है। किसान आंदोलन होता है तो उसको खालिस्तानी कह दिया जाता है, और अगर इस प्रकार का आंदोलन हो तो चाइनीज़ एजेंट। हमेशा हम विदेश से कनेक्शन ढूंढ लाते हैं, कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना चाहता है उसके लिए। वो तो वही मांग कर रहे थे जो पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, फिर भी वो चाइनीज़ एजेंट और ट्रेटर और पता नहीं क्या क्या कह दिया जा रहा है। वो आदमी वो हैं सोनम वांगचुक, जिन्होंने लद्दाख में हमारे सैनिकों के रहने के लिए सोलर झोपड़ी का निर्माण करवाया, जिसमें माइनस टेम्परेचर में भी सैनिक आसानी से रह सकते हैं। तमाम तरह के बर्फ़ स्तूप का निर्माण किया ताकि लद्दाख में पानी की समस्या सूखे मौसम में ना हो। ठंड के मौसम में जब बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ को इकट्ठा करके स्तूप बनाते हैं, और उस स्तूप का प्रयोग गर्मी के दिनों में पानी के लिए किया जाता है। जब वो बर्फ़ पिघलता है तो किसानों को उससे पानी मिलती है, जिससे अच्छी खासी खेती वहाँ पर हो पाती है। फिलहाल तो वो ट्रेटर कहला रहे हैं। एनएसए के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो आज न्यूज़ है उसमें MiG-29 के बारे में है, जिसको रिटायर किया जा रहा है। MiG-21 है, हाँ सॉरी, MiG-21 को रिटायर किया जा रहा है। इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा बिहार महिला रोजगार स्कीम जो है, जिसके तहत में कल 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं। पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। इलेक्शन से पहले तो अगर आप मुख्यमंत्री ऑफिस के सामने से गुजर जाएंगे तो आपको पकड़ करके 1000-2000 दे दिया जाएगा कि लो भाई ले जाओ।
कोई न कोई स्कीम बना करके दे दिया जाएगा बस। तो इसको भी देखेंगे जरा हम लोग कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार स्कीम है क्या, इसको भी देखेंगे और ज़रा सा इसको भी समझेंगे क्या इलेक्शन से पूर्व इस प्रकार से पैसे ट्रांसफ़र करना नैतिकता है क्या, या कैश वोट फॉर कैश फॉर वोट का यह उल्लंघन नहीं है क्या, कि हर आदमी को वोट को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इतने पैसे बांटे जा रहे हैं, वकील से लेकर के पत्रकार से लेकर के महिलाओं से लेकर के हर किसी के खाते में कुछ न कुछ रुपया ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इसको भी ज़रा हम लोग देखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे सवाल क्रिटिकल वे में पूछ सकता है। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। पहला तो यही है कि एक युग का अंत, 60 साल से 6 डिकेड से MiG-21 जो है सर्विस में था, कई सारे युद्ध देखे हैं, लेकिन रिटायर किया जा गया इसको। अब रिटायर इसलिए किया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था, बहुत पुराना भी हो गया था। इसको फ्लाइंग कॉफिन भी कह दिया जा रहा था क्योंकि यह बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था। हमारे जितने पायलट युद्ध में नहीं मरे हैं उससे ज़्यादा MiG के क्रैश में मरे हैं, तो ये भी एक सच्चाई है। तो इसको भी देखेंगे ज़रा हम लोग कि MiG-21 आखिरकार है क्या, कब इसको शामिल किया गया। देखिए भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को इसको रिटायर कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा डेट को भी, 26 सितंबर 2025 ईस्वी को इसको रिटायर किया गया है MiG-21 को। पहली बार 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। उसके बाद से 65 का वॉर, 71 का वॉर, 1999 का कारगिल वॉर, सभी जगहों पर 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के पश्चात से अभिनंदन जो हैं वो पाकिस्तान में उनका प्लेन क्रैश हो गया था, फाइटर जेट, तो उस दौरान भी वो इसी को फ्लाई कर रहे थे, इसी को उड़ा रहे थे जो क्रैश कर गया था। तो बालाकोट हवाई हमलों संबंधी मतलब भारतीय वायुसेना की जान रहा है ये बहुत दिनों तक। 60 साल इसने सर्विस दी है, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होगा यह भारतीय वायुसेना के लिए। भविष्य की संभावना, MiG-21 स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता घट करके 29 स्क्वाड्रन तक रह जाएगी। उम्मीद है कि तेजस लाइट फाइटर जेट MK-1A भविष्य में पुराने पड़ चुके MiG-21 का स्थान लेगा। तो दरअसल में वायुसेना जो इनको रिटायर कर रही है तो उसके जगह पर कुछ लड़ने के लिए उसको चाहिए भी तो। और वायुसेना आज से नहीं, पिछले 10-20 वर्षों से बोलती आ रही है, 30 वर्षों से बोलती आ रही है कि हमारे फाइटर जेट पुराने हो रहे हैं, जिस दिन हम इनको रिटायर करेंगे उस दिन हमारे पास फाइटर जेट्स की संख्या बहुत कम रह जाएगी। और हम टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जब चीन और पाकिस्तान के साथ हमें एक साथ उलझना पड़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनडायरेक्टली तरीके से चीन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान को, सैटेलाइट इमेज और पता नहीं क्या क्या के जरिए। तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमें डायरेक्टली दोनों देशों के साथ युद्ध लड़ना पड़े। हमारी वायुसेना हमारे लिए सबसे कमज़ोर बन रही है, चुनौती बन रही, क्योंकि उसके पास लड़ने के इक्विपमेंट ही नहीं होंगे तो किस प्रकार से लड़ेगी। फाइटर जेट्स की संख्या बहुत कम हो जाएगी इसके पश्चात से, और नए फाइटर जेट जो HAL बनाएगी तेजस, तो HAL की इतनी क्षमता नहीं है कि साल 2 साल में वो सारे ऑर्डर दे सके। उसको काफ़ी लंबा समय लगता है ऑर्डर डिलीवरी करने में, और जब तक वो ऑर्डर डिलीवरी करती तब तक वो पीढ़ी जो है लड़ाकू विमान का वो पुरानी हो जाती है, नई पीढ़ी कोई ना कोई मार्केट में आ जाती है। तो ये वो चुनौती है जिसके बारे में भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं वो भी बात कर रहे थे अपने कुछ समय पहले के उनके न्यूज़ में आए थे, वहाँ पर बता रहे थे वो। MiG-21 का इतिहास और भारत प्रवेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो MiG-21 जिसे सोवियत संघ अब रूस के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया था, दुनिया का पहला सफल सुपरसोनिक फाइटर जेट माना जाता है। इसका डिज़ाइन 1950 के दशक में शुरू हुआ, 1959 में सोवियत एयर फोर्स में इसको शामिल किया गया। एक हल्का, तेज और सस्ता इंटरसेप्टर था जो ठंडा युद्ध मतलब शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की U-2 स्पाई प्लेन जैसे खतरों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। इसकी खासियत क्या थी, स्पीड काफ़ी अच्छी है और बहुत ही छोटा विमान है, जिसके कारण से यह काफ़ी त्वरित तरीके से कार्रवाई करने में सक्षम था अपने ज़माने में। आजकल के फाइटर जेट तो बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन ये जो है अपने समय का सबसे सक्सेसफुल रहा है पूरे दुनिया की अगर बात की जाए तो। मिग में भारत का MiG-21 का सफ़र 1963 में शुरू हुआ। देखिए क्या बोला जा रहा है, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत को हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर की ज़रूरत पड़ी। पहली खेप 13 MiG-21 जेट्स को चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर उतारा गया था। नंबर 28 स्क्वाड्रन फर्स्ट सुपरसोनिक्स को पहला MiG-21 यूनिट बनाया गया था। कुल मिलाकर भारत ने रूस से 700 MiG खरीदे हैं अभी तक। कितने? 700 खरीदे हैं अभी तक। अगर हम लोग 1963 से आज तक की बात करेंगे तो 700 MiG खरीदे हैं। आप ज़रा इमेजिन कीजिए
कि कितनी बड़ी संख्या है ये। 700 मिग खरीदने का क्या तात्पर्य है, इसको ज़रा समझिएगा। भारत ने रूस से 700 से अधिक मिग 21 खरीद, जिसमें से कई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के तहत भारत में ही निर्मित किए गए हैं। विभिन्न वेरिएंट जैसे मिग 21 FL, मिग 21M, मिग 21 बाइसन, ये सब अलग अलग संस्करण है एक ही एयरक्राफ्ट के जो बनाए गए हैं। 2006 तक IAF को मजाक में मिग एयरफोर्स कहा जाता था, क्योंकि मिग 21, 23, 25, 27, 29 जैसे मिग ही मिग थे भरे हुए एयरफोर्स में। उस समय तक हमारे पास दूसरे विमान इतने ज़्यादा नहीं आए थे। तकनीकी विशेषता की अगर बात करें हम लोग, तो मिग 21 एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग फाइटर है जो अपनी सादगी और गति के लिए प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, और यह मुख्य विशेषताएं आपसे मेंस एग्जामिनेशन में भी मिग के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि 60 साल के सर्विस के बाद इसको रिटायर किया गया है। और आपसे प्रीलिम एग्जाम में भी मिग के बारे में डिटेल स्टेटमेंट बना करके पूछ सकता है, कब शामिल किया गया, कब इसको रिटायर किया गया। ये सब डेट जो है ये वन लाइनर फैक्ट हो गए, यही आपसे पूछ लेगा ऑप्शन डी डाल करके कि ऊपर में से एक से अधिक है आंसर। तो वहाँ पर ये छोटे छोटे फैक्ट जो हैं ये भी सवाल को बहुत ज़्यादा कठिन बना देते हैं। अगर ऑप्शन डी में लिखा हो ना कि उपरोक्त में एक से अधिक, और ये बड़ा ही खतरनाक इनोवेशन है बीपीएससी का, पता नहीं कहाँ से ढूंढ करके लाती ऑप्शन ई, ऑप्शन डी में ऊपर में एक से अधिक। इस प्रकार के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं सवाल को, तो इसलिए इसको सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा। 1300 किलोमीटर, देखिए इसकी रफ्तार मैक 2 है, 2450 किलोमीटर प्रति घंटा, जो उसे उस समय का सबसे तेज जेट बनाती है। 1300 किलोमीटर फेयरिंग के बिना हवा से हवा मिसाइलों के साथ। टोबोस्की R11 और R25 टर्बोजेट जो इससे अधिक ऊंचाई और शक्तिशाली बनाता है, ये इंजन है। हथियार 23 mm का छोटा इसमें गन लगा होता है। उसके अलावा रॉकेट पॉड्स, हवा से हवा मिसाइल, बहुत सारे तरीके इसमें हथियार जोड़े गए हैं। खाली वजन 5300 किलोग्राम है। अधिकतम टेक ऑफ 9800 किलोग्राम तक का यह वजन उठा सकता है। क्रू एक पायलट सिंगल सीटर, लेकिन ट्रेनिंग वेरिएंट डबल सीटर है इसका। ट्रेनिंग वेरिएंट भी है, मिग 21 की ट्रेनिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है वो डबल वेरिएंट था, 2 सीटर पायलट भी उसमें बैठ सकते थे, लेकिन जो फाइटर है वो सिंगल सीटर ही है। छोटी रनवे 800 मीटर के कारण पहाड़ी इलाकों में भी प्रभावी था, और इसी के कारण से इसका छोटा साइज और त्वरित रफ्तार के कारण से बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा है हाई एल्टीट्यूड के लिए। आपको शुरुआत में ही मैंने बताया कि 1962 के युद्ध के पश्चात से, जिसमें भारतीय एयरफोर्स का उपयोग नहीं किया गया था उस समय के हमारे लीडरशिप के कमजोरी के कारण से, तो बाद हमें यह महसूस हुआ कि हमें एयरफोर्स का उपयोग करना चाहिए था, तो युद्ध का माहौल कुछ और ही होता। लेकिन उसके पश्चात हमने हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए विमानों की आवश्यकता को महसूस किया, और जिसके पश्चात मिग 21 को रूस से परचेज करना हमने शुरू किया था। मिग 29 IAF का वर्क हॉर्स रहा है। यह हवा में लड़ाई, ग्राउंड अटैक और इंटरसेप्शन में इस्तेमाल किया गया। 1971 कारगिल और ऑपरेशन सिंदूर सहित कई सारे ऑपरेशन बालाकोट जो है उन सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया गया। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फ्लाइंग कॉफिन इसको उपाधि दे दिया गया था, क्योंकि 170 पायलट्स अभी तक हमारे इसमें मारे जा चुके हैं दुर्घटनाग्रस्त होकर के। आपने मूवी देखा है वो रंग दे बसंती जो है, जिसमें R माधवन पायलट बने हैं, उनका डेथ हो जाता है क्रैश में, प्लेन क्रैश में। तो सोचिए ज़रा 170 पायलट्स, वो भी हाई क्वालिफाइड अच्छे पायलट्स जो हैं, वो ख़राब विमान के कारण से दुर्घटनाग्रस्त होकर के उनकी जान चली गई। तो इसके कारण से बार बार इसके ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा था, और अब इसको रिटायर ही कर दिया गया है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि इसमें रिटायरमेंट के समय IAF चीफ और कई सारे लोगों ने वहाँ पर मौजूद थे, बस यही था इसमें। तो यह पहला न्यूज़ था, इसको डिटेल में मैंने समझा दिया है। मिग के बारे में बहुत डिटेल बताया है आपको, कब लाया गया, क्या उसकी विशेषताएं हैं, कितना वजन है, कितना दूर तक जा सकता है, क्या स्पीड रहा है, किस परिस्थिति में लाया गया था और क्यों रिटायर किया गया है। रिटायर इसलिए किया गया है क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, अब यह सही से नहीं फ्लाई कर पाता है, इसके तकनीक काफ़ी पुराने हो गए, और आज के युद्ध के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। यह उड़ता हुआ कॉफिन इसको कह दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे दुर्घटनाग्रस्त हमारे पायलट की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, PM सेंड 10,000 ईच टू 75 लाख वुमेन अंडर बिहार जॉब स्कीम। 10-10 हज़ार करके 75 लाख महिलाओं को पैसा भेजा गया है। कल प्रधानमंत्री जी ने खुद ही भेजा है, और इसके तहत में क्या योजना का क्या नाम है, तो बिहार महिला रोजगार स्कीम इसका नाम है। तो ज़रा इस योजना को हम लोग डिटेल में देखेंगे। 25 सितंबर 2025 को नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोदी जी ने तो यही बोला कि नवरात्रि के शुभ समय मैं इन बहनों की खुशी का हिस्सा बनना चाहूँगा,
और लगभग में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये करके भेजी गई, जिसकी कुल राशि 7,500 करोड़ है। 7,500 करोड़ रुपए ऐसे ही बस बांट दिए गए हैं 75 लाख महिलाओं को बिहार के 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा। जरा इस योजना के बारे में डिटेल में समझते हैं। बिहार में प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से लगभग में एक महिलाओं को शामिल किया गया है कि स्वरोजगार आप करें। 10,000 रुपये में कोई स्वरोजगार क्या शुरू करेंगे, दुकान खोल सकते हैं, इसके अलावा तो कोई बड़ा रोजगार तो है नहीं। 10,000 में भी सही से दुकान भी नहीं खुलेगा। तो 10,000 रुपये प्रदान किया गया है। ठीक है, कुछ तो वित्तीय सहायता मिला ही ना लोगों को। इस योजना के तहत रोजगार शुरू करने के इच्छुक महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा, जो आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगा। योजना के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार हो चुका है और महिलाओं को सितंबर से धनराशि मिलनी शुरू हो जाएगी और मिल भी गया है। पहला खेप 10,000 रुपये प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट उनको यूपीआई कर दिया है। यूपीआई बोल रहा हूँ, वैसे ट्रांसफ़र किया गया 10-10 हज़ार रुपये करके 7,500 करोड़ रुपए कल बिहार में ट्रांसफ़र किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। ये आपका प्रीलिम फैक्ट हो गया, दूसरा प्रीलिम फैक्ट हो गया। जबकि शहरी विकास और आवास विभाग इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। भविष्य की संभावनाएं, 6 महीने बाद योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। इस पहल की सफलता के आधार पर लाभार्थियों को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। अगर उन्होंने 6 महीने मूल्यांकन किया जाएगा कि उन्होंने सही से किया है कि नहीं, और अगर उन्होंने सही काम किया होगा तो आने वाले समय में उनको 2 लाख रुपए तक की और वित्तीय सहायता दी जा सकती है महिलाओं को। स्थानीय बाजारों की भूमिका, यह योजना स्थानीय बाजार, हाट बाजारों की स्थापना को भी प्रोत्साहित करेगी, जहां महिलाएं अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेच सकेंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी। प्रभाव क्या है? इस पहल का उद्देश्य रोजगार की तलाश में बिहार से लोग जो पलायन होता है उस पलायन को कम करना और बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड क्या है, जिसका इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जीविका निधि की परिकल्पना एक वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली के रूप में की गई, ताकि माइक्रो फाइनेंस संस्थान पर निर्भरता कम की जा सके, कम ब्याज दरों पर बड़ी ऋण राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सदस्यता क्या है? जीविका के सभी पंजीकृत क्लस्टर स्तरीय संघ सोसाइटी के सदस्य बन जाएंगे। इस संस्थान के संचालन के लिए बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी धनराशि का योगदान करेगी और प्लेटफॉर्म या पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करेगी, जिससे जीविका दीदियों के बैंक खातों में सीधे अधिक तेजी और पारदर्शी तरीके से धनराशि हस्तांतरित किया जा सके। इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट भी दिया जा रहा है। मतलब इलेक्शन से पहले बिहार के हर आदमी को कुछ न कुछ धनराशि, कुछ न कुछ चीज़ें तो ज़रूर ही उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से इलेक्शन बस जीता जाए। हर पार्टी ऐलान कर रही कि 2,500 देंगे, 3,000 दोगे। कहाँ से दोगे भाई? जिस राज्य का जीडीपी जो है वो बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा है, लेकिन उसका जीडीपी का आंकड़ा अभी भी बहुत छोटा है। राज्य की आय है नहीं, आप कहाँ से दे दोगे? कहाँ से पैसे दे देंगे भाई? कोई सोर्स भी तो होना चाहिए कि कहाँ से पैसे आएंगे, है ना। तो खैर यही अभी चल रहा है अपने बिहार में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। इन 2019 3 मिनिस्ट्री जो है उसने ट्राइबल स्टेटस के लिए बोला था। नेशनल कमीशन पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसने भी बोला था कि आप इसको बना सकते हैं, लेकिन बाद में सरकार ने बोला कि अभी हम इसको 6 शेड्यूल का दर्जा नहीं देंगे। तो फिलहाल तो ये मामला पता ही आपको क्या हो गया है। प्रदर्शन हो रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, 5 वर्षों से प्रदर्शन हो रहे हैं, 5 वर्षों से मांग की जा रही है। अचानक से 24 सितंबर को हिंसा हो गया और उसके पश्चात से प्रदर्शन को कुचल दिया गया। तो ये पैटर्न काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना हो गया ये तकनीक किसी भी प्रदर्शन को कुचलने का, कि पहले शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे होते हैं लोग, उसमें हिंसा हो जाती, उसके पश्चात सरकार क्रैकडाउन करके ख़त्म कर देती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको एनएसए के बारे में पढ़ाऊँगा भी कि एनएसए क्या होता है, और लगा दिया जाता है, मतलब कि धड़ल्ले से आजकल लगाए जा रहे हैं। एनएसए सार्वजनिक व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए 1980 में बनाए गए एक निवारक निरोध कानून है। निवारक निरोध कानून भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने या भविष्य में अभियोजन से बचने के लिए उसे हिरासत में लेना होता है कि ये व्यक्ति देश के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है और उसको उठा करके जेल में डाल दो।
यही है NSA, है ना। अगर सोनम वांगचुक इस देश के लिए खतरा है तो इस देश के लिए सही कौन है पता नहीं। ये मैं कोई अपना विचार आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूँ, कृपया आप मेहनत करें, पढ़ें उसके बारे में कि क्या है, क्या मांग थी, क्या हो रहा था, उसके पश्चात से कोई भी डिसीजन ले। न्यूज़ मीडिया और गोदी मीडिया के चक्कर में डिसीजन ना लें, है ना। पढ़ें लिखें, थोड़ा सा मेहनत करें, तब जाके चीज़ों को समझ बनेगी। संविधान का अनुच्छेद 22(3) भी राज्य को सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था कारणों से निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रतिबंध की अनुमति देता है कि सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, स्टेट की सुरक्षा के लिए, स्टेट का मतलब लद्दाख नहीं है, स्टेट का मतलब देश से है। यहाँ पर देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सरकार NSA लगा सकती है, जैसा कहा जा रहा है। अनुच्छेद 22(4) में कहा गया कि निवारक नज़रबंदी का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा, लेकिन NSA के तहत में सरकार को शक्तियाँ ज़्यादा प्राप्त हो जाती है। NSA केंद्र या राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल किसी भी तरह के कार्य करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में ले सकता है। सरकार किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति सेवाओं के रखरखाव के लिए भी हिरासत में ले सकती है। कारावास की अवधि इसमें 12 महीने तक होता है। 1980 में यह एक्ट बनाया गया। निवारक निरोध अर्थात अपराध करने से पहले ही हम आपको रोकना चाह रहे हैं, आपसे इस देश को खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो इसके कारण से इस प्रकार के चीज़ें की जाती हैं, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी होल्ड्स पोटेंशियल टू स्टॉप डिजर्टिफिकेशन, अर्थात खेती की नई तकनीक है जिसके जरिए डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, जिसमें ज़मीन बंजर हो जाती है, तो उसको प्रक्रिया को रोका जा सकता है। और इस नई तकनीक का क्या नाम है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका दरअसल में ट्रायल किया जा रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। प्रयोग और परिचय शुरू करते, राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा भूभाग के दृष्टिकोण से, ज़मीन के दृष्टिकोण से राज्य है, अर्ध रेगिस्तानी है, आधा हिस्सा इसका रेगिस्तान है और आधा हिस्सा इसमें काफ़ी अच्छी खेती होती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और तमाम तरह के मॉडर्न चुनौतियों के कारण से डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया बढ़ रही है, अर्थात मरुस्थल सिकुड़ने की जगह पर फैल रहे हैं। दिनों दिन और भी खेत और भी ज़मीन जो है वो बंजर होते जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को सरकार गंभीरता से ले रही है और ये केवल राजस्थान के डेजर्टिफिकेशन की समस्या नहीं है, देश के तमाम हिस्सों में देखा जाता है इस प्रक्रिया को, क्योंकि जो अवैज्ञानिक खेती का तरीका है और अवैज्ञानिक जो पद्धति है, साथ में जलवायु परिवर्तन जो है, उसके कारण से डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। अब जरा न्यूज़ के फैक्ट्स को देखते हैं कि थार रेगिस्तान के विस्तार के कारण से, विस्तार लिखा गया बंधुओं, और यह सवाल पूछा जाता है, डेजर्टिफिकेशन को लेकर के कॉप की बैठक भी होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कॉप की बैठक होती है डेजर्टिफिकेशन को रोकने को लेकर के। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ की मिट्टी रेतीली सैंडी है, जिसमें पानी की रिटेंशन क्षमता बहुत कम होती है। आरावली पर्वत के कारण से मिट्टी कटाव, एरोजन तेज से होता है, जिससे डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। पारंपरिक खेती में गेहूं जैसी फसलें उगाना मुश्किल होता है, क्योंकि यह पानी की भारी मांग वाली होती हैं, जिसके कारण से दिक्कतें, चुनौती उत्पन्न हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए CUOR के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर अखिल अग्रवाल और उनकी टीम ने इनोवेटिव बायो फॉर्मुलेशन विकसित किया है। बायो फॉर्मुलेशन का तकनीक है जिसके जरिए मिट्टी की जो जल धारण कैपेसिटी है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज किया जाता है। प्रीलिम एग्जाम में इसी प्रकार के तकनीक के बारे में पूछ लिया था कि बायो फॉर्मुलेशन आजकल चर्चा में रहा है, इसका क्या तात्पर्य है, बताइए 4 ऑप्शन में से। या मेंस एग्जामिनेशन शॉर्ट फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक में कि बायो फॉर्मुलेशन टिप्पणी कीजिए, तो वहाँ पर करते रहिए टिप्पणी। अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे। यह प्रयोग 2024 में शुरू हुआ। नवंबर 2024 में पहली फसल कटाई की गई। बंसेली गांव अजमेर जिले के पुष्कर के पास को टेस्ट साइट के रूप में चुना गया, ये भी याद रखिएगा, जो रेगिस्तान के किनारे पर स्थित है। राजस्थान सरकार की कृषि और उद्यान विभाग का सहयोग रहा है। यह पहला ऐसा प्रयोग है जहां रेगिस्तानी भूमि पर बिना अतिरिक्त सिंचाई के गेहूं की खेती की गई, उस गेहूं की जिसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अभी गेहूं की बुआई जब शुरू होगी धान की कटाई के बाद, तो उसको बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है। ठंड के मौसम में वो भी रात को पानी देते हैं लोग उसमें। तो गेहूं की सिंचाई जब की जाती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए। लेकिन पुष्कर, अगर आप गए होंगे
अजमेर के थोड़ा सा ही समीप में ही स्थित है। पुष्कर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। बहुत खूबसूरत सा जगह है। पुष्कर मेला भी लगता है। पुष्कर तालाब बहुत फेमस है, गया हुआ हूँ मैं। तो पुष्कर जो जगह है उस इलाके को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मरुस्थल वाला इलाका है। वहाँ पर कोई गेहूँ की खेती इतनी आसानी से नहीं हो सकती थी। वहाँ पर कृषि बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पर ना गेहूं की खेती की गई है और इस प्रयोग को सफलतापूर्वक वहाँ पर कार्यान्वित किया गया है। यह तकनीक बायो फॉर्मुलेशन पर आधारित है, जो सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स और पॉलीमर्स का मिश्रण है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? बायो फॉर्मुलेशन की संरचना रेतीली मिट्टी में पानी के रिटेंशन बढ़ाने के लिए क्रॉस लिंकिंग सॉइल पार्टिकल्स का उपयोग, जिसमें बैक्टीरिया और फंगस जैसे माइक्रोब्स होते हैं जो मिट्टी की संरचना को मजबूत बनाते हैं और पानी को लंबे समय तक रोक कर रखते हैं। अर्थात बैक्टीरिया और फंगस जैसे माइक्रोब्स का हमने उपयोग किया है, जो मिट्टी की वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देती है। कैसे काम करती है? तो पारंपरिक मिट्टी में पानी तेज़ी से रिस जाता है, लेकिन यह फॉर्मुलेशन मिट्टी को जेल लाइक बना देता है, जेल के जैसे। जेल क्या होता है? तो सॉलिड और वाटर का मिक्सचर होता है जो नमी को 3 से 4 गुना अधिक समय तक बनाए रखता है। इससे फसल तनाव, क्रॉप्स स्ट्रेस कम होता है, जड़ें मजबूत होती हैं, जिसके कारण से गेहूं जैसे फसल को भी हमने रेगिस्तान जैसे इलाकों में उगाने में सफलता प्राप्त की है। किसके सहयोग से हुआ है? कोई अग्रवाल हैं, उनका भी नाम बताया मैंने आपको। किस संस्था के सहयोग से हुआ है, कहाँ पर हुआ है, क्या है ये सब कुछ समझाया है। क्यों किया जा रहा है ये भी बताया है। फील्ड लेवल ट्रायल में 3 बायो फॉर्मुलेशन वेरिएंट टेस्ट किए गए हैं। गेहूं के स्वदेशी किप्स SD2967 का उपयोग किया गया। 1000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर बोई गई। सिंचाई की संख्या सामान्य 5 से 6 साइकिल से घटा करके 4 पर लाई गई और देखा गया सामान्य तौर पर उस जगह पर गेहूं उगाने के लिए 5 से 6 बार सिंचाई करनी पड़ती है, वो भी भीषण स्तर पर। लेकिन उसको घटा करके 3 से 4 पर हम ले आए तो कम सिंचाई में हमने अधिक उत्पादकता को देखा है। बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो मिट्टी के माइक्रोबल इकोसिस्टम को सुधारती है। CUOR के प्रोजेक्ट डॉक्टर पुष्पा कुमारी ने बताया है कि सोसाइटल इम्पैक्ट के लिए डिज़ाइन किया गया, जो रेगिस्तानी इलाकों में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के काम आएगा। प्रयोग के परिणाम काफ़ी अच्छे रहे हैं। फसल काफ़ी अच्छा रहा है। पानी की खपत 40% तक हमने कम किया है और फसल भी हमने अच्छी खासी उगाई है। इसको याद रखिएगा। अब इस पर आधारित MCQ यहाँ पर दे दिए गए हैं नीचे, जो आपको मिल जाता है। अगर आपको जुड़ना हो AEDO के लिए प्रैक्टिस ग्रुप में तो जुड़िएगा, काफ़ी बच्चे जुड़े हैं। और अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी जुड़ना हो तो भी जुड़ सकते हैं। काफ़ी बेहतर तरीके से मेंस आंसर राइटिंग होता है। 71 के लिए भी जिनका है कि PT मेरा हो जाएगा तो टेस्ट ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। वीक में 2 दिन मिनी टेस्ट दे सकते हैं और टारगेट वाइज पढ़ सकते हैं। एक बार में ही फुल लेंथ टेस्ट पर जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ये तब आपको पता चलता है जब आप टेस्ट देना शुरू करते हैं फुल लेंथ, तो है ना। खैर, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जुड़िएगा।